अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट सीरीज़ के इस लेटेस्ट एपिसोड में आप तमाम का इस्तकबाल है। हमारे साथ आज एक ख़ास मेहमान दिल्ली से आए हुए हैं हमारे बीच में, मिस्टर उसामा खान। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सहूलत माइक्रो फाइनेंस के, और जो इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस यानी कि इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस के फील्ड में एक नुमाया काम कर रही है। आप सबके इल्म में होगा कि एक इंसानी ज़िंदगी में ख़ास करके वो लोग जिनको हम अंडर प्रिविलेज कह सकते हैं, उनकी डे टू डे लाइफ में उनके इकोनॉमिकल मसाइल हो, चाहे फिर वो अपने हाउस होल्ड के लिए हो या अपने कारोबार के लिए हो या फिर अपनी दूसरी सोशल नीड्स के लिए हो, किस तरह से माइक्रो फाइनेंस एक उनकी अहमियत रखता है। उसी अहमियत की वजाहत करने के लिए उसके लिए क्या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद है, वो सब चीज़ें जानेंगे। साथ ही साथ इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस में जो कुछ हिंदुस्तान में काम हो रहा है वो सारी चीज़ें जानेंगे आज हम उसामा खान साहब से। उसामा खान साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। शुक्रिया आपका। उसामा साहब, हम बात की शुरुआत करेंगे पहले आपके कुछ एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड से, ताकि हमारे जो ऑडियंस है वो आपसे कनेक्ट कर पाए और हम बात आगे बढ़ा सकें। बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए आपके इस यूनिक पॉडकास्ट में। जहाँ तक मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड का सवाल है तो मैंने मास्टर्स किया है रूरल डेवलपमेंट में, और फिर मैंने सर्टिफिकेशन किया है इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस इंसीफ से। फाइनेंशियल रेगुलेशन में भी मैंने सर्टिफिकेशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग से। ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है मेरा, और करियर की शुरुआत मैंने कॉरपोरेट्स के साथ किया था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में गोल्डन मोटर के नाम से एक कंपनी। उसके बाद इंडिया में यूएनडीपी के कुछ शॉर्ट प्रोजेक्ट्स किए थे मैंने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के, और उसके बाद फिर मैं सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी के साथ जुड़ गया। तो ये 2011 सितंबर 2011 की बात है, और उस वक्त से मैं इस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड। तो उसामा साहब, हम बात शुरू करेंगे इस चीज़ से कि हम देखते हैं कि जिस तरह का माइक्रो फाइनेंस का सिनेरियो है हिंदुस्तान में, ख़ास करके हम आए दिन सुनते रहते हैं कि बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी रकम के लिए इधर उधर से कर्जा लेना पड़ता है और प्रोहिबिटिव इंटरेस्ट रेट्स में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको लेना पड़ता है। तो आप अभी अगर हिंदुस्तान में देखते हैं, एक आम हिंदुस्तानी के लिए कितना एक्सेस अवेलेबल है जो जिसको हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज माइक्रो फाइनेंस कह सकते हो, और उसमें आपको क्या बड़ा कमियां नज़र आती हैं, और उसमें क्या क्या चाहेंगे कि एक आइडियल वर्ल्ड में किस तरह से एक्सेस होना चाहिए? देखिए, अभी हिंदुस्तान में जो माइक्रो फाइनेंस का बहुत ही प्रीवैलेंट मॉडल है, उसमें एक मॉडल तो एसएचजी का था। तो एसएचजी और बैंक लिंकेज के ज़रिए से गवर्नमेंट ने एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया था। ग्रेजुअली जो है वो एसएचजी बेस्ड सिस्टम जो है वो ख़त्म होता चला गया, और जब माइक्रो फाइनेंस कंपनी सेक्टर में आई, एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जी, तो उन्होंने जब प्राइवेट कंपनीज आई तो उन्होंने जेएलजी का कॉन्सेप्ट दिया, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। तो ये एक छोटे ग्रुप होते हैं, इसमें चंद औरतें एक दूसरे की लायबिलिटी लेती है, गारंटर बनती है, और 5-6 लोगों का एक ग्रुप बना करके और कर्ज दे दिया जाता है। तो ये दो फॉर्मेट है। इंटरेस्ट रेट पर जो हाई कैपिंग है उसकी वजह से टू सम एक्सटेंट ये एक्सप्लॉयटेटिव भी होता है। लेकिन इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की जो यानी एक्सेसिबिलिटी है, जैसा कि आपने टर्म यूज़ किया अंडर प्रिविलेज्ड, और हम एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं जिसको लो इनकम ग्रुप कहते हैं। तो लो इनकम ग्रुप के लिए जो रूरल एरिया है और रिमोट ज्योग्राफीज है, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कम है। इवन कुछ सेमी अर्बन एरियाज में भी एक्सेसिबिलिटी कम है। तो वहाँ पर फिर अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स पिच इन करते हैं, जिसमें मनी लेंडर्स हैं,
महाजन इस तरह के हैं जिनको आप सुनार की शक्ल में जानते हैं, जहाँ पे बहुत आसान तौर पर कर्ज मिल जाता है, या औरतें जाती हैं या मर्द जाते हैं कुछ जेवर ले करके और इंस्टेंटली वो लोन हासिल कर लेते हैं। उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव होता है। यूजुअली ये होता है कि असेट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, रीपेमेंट पॉसिबल नहीं होता। और जो टाइम लगता है उसमें इंटरेस्ट की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो असेट की वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, जो बहुत ही इक्विवेलेंट है, आरबीआई जिसको रिकमेंड करता है ड्यू टू द serviceability of microfinance, the toughest region they are serving, तो इसलिए वो कहता है कि आप 21% तक भी इंटरेस्ट अगर चार्ज करते हैं तो दैट इज विद इन दी permissible purview of 21% पर एनम। yes for microfinance activities। और हम अगर बहुत लिबरल होकर के गुफ्तगू करते हैं इंटरेस्ट रेट के सिलसिले में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो ये 48% तक जाता है। लेकिन जब आप एनेक्डोट्स को सुनेंगे खासतौर से रूरल एरियाज में जाकर के, तो यानी वो समटाइम्स इट गोज अप टू 120% पर एनम। 10% महीने का। जी। तो जैसे कुछ मिसालें भी हम डिस्कस कर सकते हैं। एक चेन्नई की एक मिसाल है। वहाँ पे होता ये है कि जहाँ पे शिप्स आते हैं मछलियाँ ले करके समंदर से, तो कुछ बड़े ट्रेडर्स होते हैं और कुछ लोकल ट्रेडर्स होते हैं जो रिटेल सप्लाई करते हैं। तो वो जो रिटेल सप्लायर्स होते हैं यूजुअली उनके पास कैश नहीं होता, तो वहाँ पे एक मनी लेंडर होता है जो ब्रिज होता है उनके जो यानी होलसेलर्स है यानी आड़त वाले हैं वो और रिटेलर्स के दरमियान। तो अगर 10,000 रुपये वैल्यू की मछली वो दिलाता है, तो इसका मतलब ये वो 9,000 की एक्चुअल वैल्यू की मछली वो दिलाएगा और शाम में आकर के उस रिटेलर को मनी लेंडर को 10,000 रुपीज पे करने होंगे। तो ऑन एवरी 9,000 रुपीज ही हैज टू पे 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। सो ये अनकन्वेंशनल मार्केट है जो अनटैप्ड है इस टर्म में कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बोला नहीं गया, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया, जिसको गवर्न नहीं किया जाता। तो यूजुअली हम ये जानते हैं कि सब जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है वो 21-22% इंटरेस्ट चार्ज करता है। मगर जब हम फैक्चुअली देखते हैं मार्केट में जितने तरह के हैं, तो ये 48% भी जाता है, 120% भी जाता है। तो एक तो एक्सेसिबिलिटी इशू है और दूसरा जो एक्सप्लॉयटेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो एंड यूजर है ये उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको बेसिकली रिजॉल्व नहीं करता। ये एक टेम्पररी रेमेडी के तौर पे तो सामने आता है, लेकिन जो बेनिफिशियरी है वो जो एंड रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है वो एंड रिजल्ट जनरली जाहिर नहीं होता। और ऐसा ही अमूमन निकल करके आता है कि वो एक विशियस साइकिल है जिसमें वो फंसता चला जाता है। तो एक और कॉन्सेप्ट है माइक्रो फाइनेंस की इंडस्ट्री में जिसको आप मल्टीपल लेंडिंग कहते हैं। तो जब वो इस विशियस साइकिल में फंसता है और प्रिंसिपल पे करना मुश्किल हो जाता है, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो दूसरे इंस्टीट्यूशन के पास जा करके बोरोइंग करता है और कुछ हिस्सा पुराने लोन का चुकाता है और नया कंजम्पशन वो क्रिएट करता है। तो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। ये इनेबल नहीं करता, बल्कि ये एक साइकिल है जिसमें वो उसको चक्कर खाली देता रहता है। तो आपने जिस विशियस साइकिल की बात कही है, तो उसका अगर हम सोशल इम्पैक्ट अगर असेस करें तो हमको ये समझ में आता है कि बहुत सारे लोग इसी गरीबी के ट्रैप में, इसी क्या बोलते हैं एग्जॉर्बिटेंट प्रोहिबिटिव इंटरेस्ट रेट के ट्रैप में फंस के वो अपनी पॉवर्टी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बहुत सारे सुसाइड केस होते हैं, फिर दूसरे मामलात होते हैं जहाँ पर दूसरे तरह का भी एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो ये जो पूरा जो विशियस साइकिल है उससे बाहर निकलने के लिए पिछले 75 सालों में हुकूमत ने भी कोशिश की होंगी, फिर बहुत सारे हमारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी कोशिश किए होंगे,
और तरह तरह के मॉडल्स उन्होंने ट्राई किए होंगे। ऐसे में एक जो इस्लाम से इंस्पायर्ड जो इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस का भी एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी उसूली बात समझना ये चाहेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज सेक्टर को सस्टेन करने के लिए कॉस्ट लगती है, और उस कॉस्ट, ये इंटरेस्ट एक शक्ल है उसी कॉस्ट को रिकवर करने की। तो फिर ये जो इस्लाम जो शरीयत है उसके अंदर उसके जो अहकामात क्या है और वो सूद की ममानियत क्यों करता है। अगर हम इस सवाल को इस तरीके से फ्रेम करें कि, या बल्कि जवाब को इस तरीके से फ्रेम करें कैटेगरिकली कि अभी तक जो कोशिशें हुई और उसके उसके नतीजे में, यानी नतीजा कुछ साफ जाहिर नहीं होता, और पॉवर्टी वो जो 75 इयर्स के पहले थी या उस इंडिपेंडेंस के बाद थी और अब जो है, तो वो जो गैप है बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, वो गैप बढ़ता ही जा रहा है। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल तौर पर और पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे भी बहुत सारे इंटरवेंशन सजेस्ट किए गए, लेकिन जो गैप है बेसिकली वो दो गैप है जिसकी वजह से जो इफेक्ट होना चाहिए इंटरवेंशंस का, वो इंटरवेंशन का इफेक्ट जाहिर नहीं हो रहा है। पहला ये है कि जो हैव नॉट्स हैं, जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनको एक पुश चाहिए बेसिकली दोनों लेवल पे भी, यानी जो उनका सोशल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव हो, और वो जो भी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं वो इम्प्रूव हो। तो जब तक कि पॉलिसी के लेवल पे एक होलिस्टिक इंटरवेंशन न हो, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो, फिनेंशियल एक्सेसिबिलिटी भी हो, तब तक जो है वो उसका असर जाहिर होना मुश्किल है। अलबत्ता जिस इंटरवेंशन की ज़रूरत है जब हम फिनेंशियल एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं, तो जो सबसे प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है वो इक्विटी और जस्टिस होगा। और इक्विटी एंड जस्टिस में ही जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी की बुनियाद पर सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना होगा और उन सर्विसेज की प्राइसिंग करनी होगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी कंजम्पशन के लिए कर्ज ले रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो जब वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया या एजुकेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, या खाने के लिए घर में राशन वगैरह के लिए, बिल्कुल, तो वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा बल्कि वो कंज्यूम कर रहा है। तो उस कंजम्पशन की हालत में वो इन फ्यूचर अपनी अर्निंग से वो उसको, उसके प्रिंसिपल को तो रीपे कर सकता है, मगर वो किसी इंस्टीट्यूशन की प्रॉफिट मेकिंग के लिए टूल नहीं हो सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर वो किसी इनकम जनरेशन की एक्टिविटी में उस पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी है वो उसको इम्प्रूव कर रहा है। तो जब वो इम्प्रूव कर रहा है तो वो आपको रीपे भी करेगा, और इंस्टीट्यूशनल कैपिटल के लिए जो सर्विंग इंस्टीट्यूशन है उसको जो प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट भी वो कमा करके दे सकता है। तो इस लेवल पे जा करके, बल्कि मैं एक किताब का तज़किरा करूँगा कि वर्ल्ड बैंक ने एक किताब लिखी थी, द हैंडबुक ऑफ माइक्रोफिनेंस, द माइक्रोफिनेंस हैंडबुक। उस किताब में, ये 2014 में इसका सेकेंड एडिशन आया था, उस किताब में माइक्रोफिनेंस ने वर्ल्ड बैंक ने एनालिसिस किया था डिफरेंट कंट्रीज में जो माइक्रो फाइनेंस के मॉडल है, प्रोमिनेंटली एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में। तो उसने ये कहा था कि जो गैप है सबसे बड़ा वो ये है कि सर्विसेज नीड ओरिएंटेड नहीं है बल्कि सप्लाई साइड ओरिएंटेड है। तो ये एक बड़ा मिसमैच है सर्विसेज और एक्चुअल नीड के दरमियान, जिसकी वजह से वो गैप जो है फुलफिल नहीं हो रहा है। अब हम आते हैं इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस पे गुफ्तगू करते हैं और इंटरेस्ट पर गुफ्तगू करते हैं और कैसे शरीयत उसमें ऑडियंस के लिए, मतलब ये बात भी मतलब ये है कि जो बेसिक अहकामात क्या है,
शरीयत की, क्योंकि एक हमेशा से एक माइनॉरिटी ओपिनियन ये रहा है, वो ये कहते हैं कि जब इस्लाम ने इंटरेस्ट को हराम किया तो वो यूजरी को हराम करता है, न कि टेक्निकल, जिसको आजकल के फिनेंशियल वर्ल्ड में या मॉनिटरी जो सिस्टम है उसमें जो इंटरेस्ट कहा जाता है, उस इंटरेस्ट को हराम नहीं किया गया। तो उसमें जो ऑब्वियसली एक स्पेक्ट्रम होगा उलामा का, फुक़हा का, तो उसमें जो डोमिनेंट मेन स्ट्रीम जो नैरेटिव है इस्लामिक स्कॉलर्स के, वो भी कुछ आप रखेंगे तो ऑडियंस के लिए रहनुमाई हो जाएगी। 2-3 पहलू हैं उस पे हम लोग गुफ्तगू करते हैं प्राइसिंग के सिलसिले में। तो कुरानी अहकामात में 2 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली डिस्कस की जाती हैं। पहली चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया और तिजारत को हलाल करार दिया। ये बहुत ही प्रोमिनेंटली डिस्कस सूरह बकरा में जी इसका रेफरेंस है। और दूसरी बात ये कही जाती है कि अल्लाह ताला ने सूद के सिलसिले में ममानियत फरमाई और सदक़ात को कहा कि वो फ़रोग़ पाते हैं। तो ये जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स है, इसके 2 बहुत ही मेजर प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि साहब, आपके पास अगर कुछ है तो आप लोगों के ऊपर एहसान करिए और उसके बदले में कुछ आप हासिल नहीं करिए, उनकी मदद करिए और उसके सिलसिले में सदक़ात का ज़िक्र है और जो दूसरी मदद है उसके ज़रिए से आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर दें। अगर आपके पास सरप्लस है, अगर आप प्रिविलेज्ड हैं तो। दूसरी तरफ सूद के सिलसिले में ममानियत है, लेकिन सूद के मुकाबले में तिजारत को, बिजनेस को प्रमोट किया गया कि ये जो है वो ज़्यादा बेहतर उसूल है अगर आप इकोनॉमिकली एक्टिव होना चाहते हैं, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं। अब उस जो तिजारत का कॉन्सेप्ट है, उस तिजारत की कॉन्सेप्ट को अगर हम और अनपैक करते हैं, अनबॉक्स करते हैं, तो तिजारत बेसिकली है क्या, किस टाइप की एक्टिविटीज़ जो है वो मार्केट में हो रही है। एक ये है कि साहब मैं कुछ सर्विस ऑफर करता हूँ लोगों को। मैं टीचर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं जो है वो कोई टेक्नीशियन हूँ, कोई वेल्डर हूँ, कोई इस तरह का, तो मैं सर्विसेज ऑफर करता हूँ। तो जो लोग मेरी सर्विसेज लेते हैं वो मुझे एक सर्विस फी पे करते हैं या सर्विस चार्ज पे करते हैं। दूसरी एक्टिविटी ये हो सकती है कि साहब मेरी दुकान है, उस दुकान से मैं कुछ खरीदता बेचता हूँ, तो खरीदने और बेचने का जो ट्रांजैक्शन है उसमें जो मुनाफा है वो मैं अर्न करता हूँ। तीसरी सूरत ये है कि मेरे पास कोई एसेट है, मैं उसको रेंट आउट करता हूँ और वहाँ से मुनाफा कमाता हूँ। चौथी एक्टिविटी ये है कि मेरे पास कैपिटल है या मेरा बिजनेस है तो मैं कैपिटल मोबिलाइज करता हूँ और मेरे पास अगर कैपिटल है तो मैं बिजनेसेस को ऑफर करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क शेयरिंग। मतलब ये कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट शेयर करेंगे और अगर लॉस हो, बहुत ही नेचुरल चीज़ है। तमाम इक्विटी बेस्ड जितने भी बिजनेसेस हैं, इवन कन्वेंशनल मार्केट में भी, वो भी यही ऑफर करते हैं, है ना, कि अगर लॉस है तो आपका इक्विटी डिसॉल्व होगी, अगर प्रॉफिट है तो आपकी इक्विटी की वैल्यू बढ़ेगी। यही बिजनेस के उसूल हैं। अब जब हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी इन्हीं उसूलों पर डिजाइन किया जाए। यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो या तो किसी किस्म की सर्विस ऑफर करेगा। सर्विस क्या है? सर्विस ये है कि वो डिपॉजिट मोबिलाइज कर रहा है और जो जरूरतमंद है उनको लेंड कर रहा है। ये जो डिपॉजिट मोबिलाइज करने और लेंड करने का जो काम है, इसके पीछे उसका मैन पावर खर्च हो रहा है ना। मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका कुछ हिस्सा है, किराया, बिजली, बिल, स्टेशनरी वगैरह वगैरह। तो ये जो सर्विसेज ऑफर करने के अगेंस्ट में उसको कॉस्ट आई, ये कॉस्ट वो रिकवर कर सकता है। और इस पर मुख्तलिफ जो उलमा हैं उन्होंने इस पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। इसमें आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को पढ़ सकते हैं, खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने इस पर गुफ्तगू की है, शेख मुस्तफ़ा ज़रक़ा हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है। और इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। इसका इस्लामिक कंट्रीज़ का जो फ़िक़्हा इंस्टीट्यूशन है, उसने भी इस पे OIC कंट्रीज़ का उसने गुफ्तगू की है। तो वो ये कि इस तरह से सर्विसेज ऑफर करने की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट वसूल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते।
प्रॉफिट टू डिपॉजिटर, प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, वो जो है आप नहीं चार्ज कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है सर्विसेज डिजाइन करने का, वो ये कि जो बोरोवर है उसको कोई कमोडिटी चाहिए, खरीदने के लिए पैसा नहीं है, डिफर्ड पेमेंट पे वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हासिल कर ले। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीदे और जो उसका जो बेनिफिशियरी है उसको वो फराहम कर दे, प्रॉफिट ऐड कर दे। इसी तरीके से रेंटल एक्टिविटी है, इसी तरीके से रेंटल एक्टिविटी और जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, ये तो बहुत ही क्लियर वो है। तो इस्लामिक फिनांस जो है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। अगर हम इसको बिजनेस की डायनामिक्स में सोचें और समझें तो इसमें 3-4 ही एक्टिविटी है। यानी ये कि आप सर्विसेज ऑफर करते हैं, उस पर सर्विस चार्ज ले लेते हैं, सर्विस फी ले लेते हैं, रेम्यूनरेशन ले लेते हैं, कंपनसेशन ले लेते हैं, जो भी आप उसको नाम दें। दूसरा जो है वो ट्रेडिंग की एक्टिविटी है, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, उसमें मुनाफा जो होगा वो मुनाफा इंस्टीट्यूशन अर्न करता है। और तीसरा रेंटल एक्टिविटी, और चौथा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग एक्टिविटीज। तो इन्हीं के इतराफ में इसको डिजाइन है। सबसे ज्यादा जो गुफ्तगू होती है या कंफ्यूजन जहां पे होता है वो सर्विस चार्ज के ऊपर होता है। यानी ये कि जो लोग थोड़ी समझ रखते हैं उनको ये दिखाई देता है कि साहब आप कैश लेंड कर रहे हैं और जब आप उसको रिकवर कर रहे हैं तो आप उस पर कुछ मार्कअप ऐड कर रहे हैं, और यहीं पे वो कंफ्यूजन पैदा होता है कि आप जो है वो कोई एडिशनल इनकम उस कैश पर अर्न कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो इदारा है जो इस काम के लिए बनाया गया है, वो उस पैसे को लेंड आउट करने पे नहीं कर रहा है, बल्कि हो ये रहा है कि उस पैसे को जमा करने और खर्च करने के सिलसिले में जो अखराजात है उसको वसूल कर रहा है। बाज़ जो फ़ुक़हा हैं उनके जब हम उनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो एक उसूल है इस्लामी मामलात का, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप कोई टर्म्स दो लोगों के बीच में डिफाइन करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ करते हैं इस तरह की एक्टिविटी, तो आप जो है उसको लिख लिया करें। तो जब इंस्टीट्यूशनली ये होता है तो आप उस पर एक कातिब मुतय्यन करते हैं, एक राइटर मुतय्यन करते हैं जो दोनों लोगों के दरमियान ट्रांजैक्शन को लिखता है। तो इस कातिब की जो उजरत है, अगर हम इसको कर्ज देने वाले के पर्सपेक्टिव में देखें तो इस कातिब की जो उजरत है वो कर्ज देने वाले पर वाजिब नहीं होती, बल्कि कर्ज लेने वाले पर वाजिब होती है, क्योंकि वो सर्विसेज को ले रहा है। इसी तरीके से उस जमाने में अहद नबी में ये होता था कि सिक्के उस वक्त राइश थे, है ना, इस तरह से बड़ी करेंसी हुआ नहीं करती थी। तो कुछ कर्जों में सिक्के गिनने वाले भी मुकर्रर किए जाते थे कि वो सिक्के गिन करके देंगे और सिक्के गिन करके ही वापस लेंगे। तो एक तो कातिब होता था और दूसरा पैसे गिनने वाला होता था। तो जो पैसा गिनने वाला होता था उसकी भी उजरत जो है वो कर्ज लेने वाले पर वाजिब होती थी, ना कि देने वाले पर। और ये जो सिक्के गिनने का जो तरीका था, इसमें कर्ज लेते वक्त भी जो उसकी उजरत होती थी वो कर्ज लेने वाला अदा करता था, और कर्ज की वापसी के वक्त भी जो कर्ज लेने वाला होता था वो उस रकम को पैसा गिनने वाले को अदा करता था। तो ये पैसे से जुड़ी हुई एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि उस सर्विस से जुड़ी हुई एक्टिविटी थी जो उस पूरे मामलात को, ट्रांजैक्शन को जो है वो कंपाइल और मेंटेन करने के लिए की जाती थी। तो बात ये समझ में आई कि आप ये कह रहे हैं कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो मनी इन एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं करके, बल्कि वो सिर्फ उतना ही रिकवर कर सकता है जितना कि उसको अपनी कॉस्ट आई है, वो उसको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करने में उतना करने की जो इजाज़त देते हैं। तो उसको आप उस रिकवरी को आप इंटरेस्ट नहीं कहेंगे, बल्कि आप सर्विस चार्ज कहेंगे। जी। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर इस तरह से पता चले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो मुनाफा करना चाहता है तो वो सिर्फ प्रॉफिटेबल रिस्क शेयरिंग बेसिस में तिजारत में ही अपने आप को वो पार्टी बनाकर ही वो उसमें से मुनाफा कमा सकता है, जो कि कुरान मजीद का जो सूरह बकरा की जो आयत आपने रिफ़र की, वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि आपके ऊपर तिजारत हलाल है और सूद हराम है। जी।
तो ये मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू समझ में, लेकिन एक आम जो देखने वाला है या जो जिसने इसी मॉडर्न इकोनॉमिक वर्ल्ड में सांस लेना शुरू किया है और पूरी दुनिया में प्रिवेलेंट जो ग्लोबल ऑर्डर देखते हैं, उनको लगता है कि ये जो प्री डिटर्मिन्ड इंटरेस्ट रेट से बहुत सारी आसानियां हो जाती हैं, तो फिर ये इतना कॉम्प्लिकेट करने की क्या ज़रूरत है? तो उसको किस तरह से आप आंसर करेंगे? आ, मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैं, इनके मुकाबले में दुनिया में जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो कहीं ज़्यादा है। और बिजनेस में दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपकी कॉस्टिंग है, और दूसरा जो है वो आपका प्रॉफिट है। कॉस्टिंग को डिफाइन करने के लिए जो लोग यानी फिनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों से वाकिफ होंगे, तो वो ये जानते हैं कि कॉस्ट का अंदाज़ा जो है वो, यानी उसका जो एस्टिमेशन है वो कॉस्ट सेंटर से किया जाता है, यानी किस कॉस्ट सेंटर पे कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, और उसी में अपने फ्यूचर के जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं उनको ऐड करके वो एक प्रॉफिट मार्जिन तय कर लेते हैं। ये प्रीवैलेंट एक्टिविटी है बिजनेस की दुनिया की, और दुनिया में जितने बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके मुकाबले में जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो कहीं कम है। तो ये कहना कि हम सर्विस चार्ज और सेल्स की एक्टिविटी, रेंटल, ये कॉम्प्लेक्स बना रहे नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा हम आसान कर दे रहे हैं, क्योंकि असल में जो इंटरेस्ट है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इंटरेस्ट के कैलकुलेशन को जो है वो यानी उसमें जाना, उसके एक्सप्लॉयटेटिव साइकिल में, कंपाउंड साइकिल में जाना, ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है इसके मुकाबले में कि आपने जो सर्विसेज ऑफर की है उस सर्विसेज की कॉस्ट को आप उसके कॉस्ट सेंटर से मालूम कर लें, तो ये क्या एक्चुअल कॉस्ट आई है। और ये मालूम करना भी बहुत कॉम्प्लेक्स अब इशू नहीं रह गया है ना, इसलिए कि खुद हिंदुस्तान में जो प्रैक्टिसेस हम लोग कर रहे हैं, इसमें एक्चुअल कॉस्ट को अंदाज़ा लगाने के लिए हमने एक साइंटिफिक कॉस्टिंग मेथड डिज़ाइन किया है, और वो साइंटिफिक कॉस्टिंग मेथड जो है एक्चुअली जो कॉस्ट का एस्टिमेशन है वो फ्यूचरिस्टिक कॉस्ट पर करता है, यानी ये कि हिस्ट्री पे यानी पास्ट में जाकर के कॉस्ट का एस्टिमेशन नहीं करता, बल्कि वो ये बताता है कि एक्चुअली जब वो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस वक्त कॉस्ट क्या होगी, और जो प्रोजेक्शन है उसमें फ्यूचर में क्या कॉस्ट होगी। तो फ्यूचर की कॉस्ट को अगर हम अभी हटा दें फ्यूचर के प्रोजेक्शन को, तो ये कि अभी हमने जब ये सर्विस आपको रेंडर की तो उस वक्त मैन पावर की क्या कॉस्ट थी, उस वक्त जो है वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें इन्वॉल्व था उसकी क्या कॉस्ट थी, वहाँ पे जा करके उसका एस्टिमेशन वो कर लेता है। सॉफ्टवेयर बेस्ड मैकेनिज्म है ये, इसको मैनुअल करने की भी ज़रूरत नहीं है। और हिंदुस्तान में जो आईओफी एक इदारा है बहरीन का, जो बेसिकली पूरी दुनिया के लिए बैंकिंग के स्टैंडर्ड्स, इस्लामिक बैंकिंग के स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है, उसकी एक सर्टिफाइड एजेंसी है तासीस। उसके ज़रिए से उसका एक शरिया बोर्ड है जिसमें मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं, मुफ्ती बरकतुल्लाह है, मुफ्ती इकबाल मसूद नदवी साहब हैं। इन लोगों के ज़रिए से उसको सर्टिफाई भी किया गया है। ये जो है वो राइट मेथड है। तो अगर हम इस तरह से कंपेयर करें तो मुझे नहीं लगता कि तो आपने ये जो बात की साइंटिफिक कॉस्टिंग मेथड आपने किया है, तो गालिबन आप अपना जो सहूलत माइक्रो फाइनेंस के अम्ब्रेला में मेरे ख्याल से 80+ सोसाइटीज़ है, और उसका जो आपने नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया है पिछले काफ़ी सालों से, तो आप ये भी बताइए हमारी ऑडियंस को कि ये जो पूरा एक मूवमेंट की तरह आपने शुरू किया है, तो उस में अभी तक की जर्नी कैसी रही है सहूलत माइक्रो फाइनेंस की, और उसका क्या सोशल इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है? सहूलियत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी बेसिकली 2010 में स्टैब्लिश की गई थी, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जाएं जो लोगों के दरमियान से इवॉल्व हो,
लोगों की जो एक्चुअल ज़रूरत है उसको समझें, ग्राउंड पर लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बनाया जाए। सहूलत ने अपने लिए 3 मैंडेट तय किया था। एक मैंडेट तो ये था कि जो लॉ ऑफ द लैंड है उसका कंप्लायंस मेंटेन किया जाएगा। दूसरा ये कि इंटरेस्ट फ्री प्रैक्टिसेस, ताकि इक्विटी और जस्टिस को इंश्योर किया जा सके, उसके लिए जो शरिया कंप्लायंस है उनको फॉलो किया जाएगा। तीसरा ये था कि चूंकि टारगेट ऑडियंस जो है वो लो इनकम ग्रुप था, तो जो माइक्रो फाइनेंस के जो स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। इन 3 चीज़ों की बुनियाद पर ही इदारों को बनाया और चलाया जाएगा। और यही वो वैल्यूज़ है जो सहूलत में भी जिसको ऑनर किया जाएगा, और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो इदारे बन रहे हैं वो उन उन वैल्यूज़ को एडहेयर करें। जो तीसरा पॉइंट का, उसमें हिंदुस्तान में डेफिनेशन क्या है माइक्रो फाइनेंस के? जी, उससे पहले मैं एक बात उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ग्रेजुअली 1-2 सालों में जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, तो उन वैल्यूज़ में हमने इस बात को और शामिल किया कि जो प्रैक्टिसेस इन कोऑपरेटिव्स की होंगी वो ओपन मार्केट फोर्स में होंगी, और जो प्राइसिंग होगी उसकी वो कॉम्पिटिटिव होगी। तो कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि अगर ये इजाज़त हो गई है कि आप एक्चुअल कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं, तो वो एक्चुअल कॉस्ट ही एक्सप्लॉइटेटिव हो जाए। तो हमेशा ये देखना होगा कि मार्केट कंपटीशन क्या है, और उसमें ये देखना होगा कि हम जो हमारी सर्विसेज हैं हम उसको इतना ऑप्टिमाइज करें कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर सर्विस है, वो रिड्यूस होता रहे। तो इन 4 वैल्यूज़ के साथ सहूलत ने इस मूवमेंट की बुनियाद रखी है। माइक्रो फाइनेंस को अगर डिफाइन करने की हम बात करें, तो माइक्रो फाइनेंस को बेसिकली उसका जो स्टैंडर्ड है वो हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस से लिया है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 तरीके से माइक्रो फाइनेंस को और माइक्रो फाइनेंस बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करता है। एक उसका हाउस होल्ड इनकम, एनुअल हाउस होल्ड इनकम, और दूसरा उसी बुनियाद पर फिर वो ये तय करता है कि हम कितना पैसा जो है उसको कर्ज के तौर पर देंगे कि वो माइक्रो फाइनेंस बेनिफिशियरी या माइक्रो लोन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो प्रीवियसली जो वो था, पर हाउस होल्ड एनुअल इनकम का जो स्लैब था वो 1,80,000, 1,70,000 या 1,80,000 था। और पहला जो लोन था दिस इज अबाउट वन ट्रांजैक्शन? नो, इट्स एनुअल हाउस होल्ड इनकम। ओके, 1,80,000। हाँ, तो वो जैसे अगर किसी आदमी की एनुअल हाउस होल्ड इनकम 5 लाख रुपए है और वो 50,000 लोन लेता है, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा कि इट्स अ माइक्रो फाइनेंस लोन। उसमें अच्छा। दोनों चीजें होनी चाहिए। माइक्रो फाइनेंस बेनिफिशियरी जो है वो भी उस कैटेगरी में आना चाहिए अच्छा। जिस कैटेगरी को सर्व करने के लिए माइक्रो लोन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो अगर वो बेनिफिशियरी लो इनकम ग्रुप का है, अभी जो रिवाइज किया है उसके यानी हाउस होल्ड इनकम को, एनुअल हाउस होल्ड इनकम को, वो 2 लाख रुपए है। तो कोई भी आदमी जो 2 लाख रुपए जिसकी सालाना इनकम जो है, जिसके घरेलू सालाना इनकम 2 लाख रुपए या उससे कम है, वही माइक्रो फाइनेंस बेनिफिशियरी है। वही अगर माइक्रो लोन लेता है तो ही वो माइक्रो क्रेडिट या माइक्रो फाइनेंस कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज उसको कंसिडर माइक्रो फाइनेंस नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए माइक्रो फाइनेंस की जो लिमिट बनाई गई है उसको उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी से जोड़ा गया है, अमाउंट में आइडेंटिफाई नहीं किया गया। ये कहा गया है कि 1 साल में जो रीपेमेंट लिया जा रहा है वो उसकी इनकम से 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की इनकम 2 लाख रुपए है और 1 साल में वो जो रीपे कर रहा है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1 लाख रुपए रीपे कर सकता है। ये कन्वेंशनल बैंकिंग की माइक्रो फाइनेंस की डेफिनेशन है। तो हमारे लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रिंसिपल में। पहली चीज ये है कि साहब जो टिकट साइज है वो 1 लाख रुपए होगा अगर 1 साल के लिए कर्ज दे रहे हैं तो। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ये है कि वो बेनिफिशियरी जिसकी हाउस होल्ड इनकम सालाना 2 लाख रुपए, वही हमारा बेनिफिशियरी माइक्रो फाइनेंस का। तो इस प्रिंसिपल को एडहेयर करने से हो ये रहा है कि हम बहुत ही प्रिसाइसली जो पॉपुलेशन है, जो लो इनकम ग्रुप है, हम उसको सर्व कर पा रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और अभी जो पूरा जो नेटवर्क है, आप उसके
एवरेज लोन साइज को देखते हैं तो वो 68,000 के आसपास का आता है। हाँ, ये वैरी करता है, यानी जो स्मॉलेस्ट टिकट साइज है वो 5,000 रुपए, जो हाईएस्ट है वो 2 लाख से भी ऊपर जाता है इन केस ऑफ बिजनेस लोन। तो ये जो 68,000 का एवरेज बताया आपने, जी, ये डेटा का सोर्स क्या है? ये मैं अपने कोऑपरेटिव यानी सहूलत के आपसे नेटवर्क जो में अभी जो कोऑपरेटिव है, जी, जी, उनके सिलसिले में ही मैं बात कर रहा था कि हमने जो ये प्रिंसिपल एडहेयर किया उसको क्यों किया और उसके नतीजे में जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये 2 चीज़ों पर मैं गुफ्तगू कर रहा था। तो एक चीज़ आपने बताई। अब आपने जो शुरू किया है पूरा सोसाइटी का जो क्योंकि हम लोग अहमदाबाद की आपसे एफिलिएटेड एक सोसाइटी अलबरका, उससे भी वाकिफ़ हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें जो ये पूरा कोऑपरेटिव तरीके से जो सोसाइटी बनाई गई है, तो एक आम तौर पर ये समझा जाता है कि जो इंडियन रेगुलेशंस है या जो हिंदुस्तान के कवानीन है, उसके हिसाब से यहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग के लिए या इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट प्रैक्टिसेस के लिए यहाँ पे स्कोप नहीं है। तो वो कितना सही है कि इंटरेस्ट फ्री जो ट्रांजैक्शंस को कौन से इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम इस्लामिक बैंकिंग तो है नहीं और उसके लिए कोशिशें भी हुई हैं आरबीआई वगैरह में, तो वो तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है आज का। लेकिन ये बताया जाता है कि उसका तरीका ये है कि कोऑपरेटिव्स आप अपनी बनाए और उसमें करें। उस पर भी थोड़ा जी, तो असल में बैंकिंग के लिए इस्लामिक बैंक की बात करते हैं तो बहुत ऑब्वियस है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत होगी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में चेंजेस लेकर के आने होंगे। लेकिन इंडिया में एक एक्ट है जिसको हम कोऑपरेटिव एक्ट के नाम से जानते हैं। तो कोऑपरेटिव एक्ट में मुख्तलिफ किस्म के कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। फार्मर्स से रिलेटेड कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत कॉमन है हिंदुस्तान में, रिटेल कोऑपरेटिव्स बहुत कॉमन है। गुजरात में जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट मिसाल जो है वो अमूल की है। कोऑपरेटिव के एक्ट में लिबर्टी ये है कि मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना जो ऑब्जेक्ट है वो डिफाइन कर सकते हैं। कोऑपरेटिव एक्ट और रूल्स कोऑपरेटिव के गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देते हैं, लेकिन दो चीजों को डिफाइन करने की आजादी जो है वो कोऑपरेटिव के मेंबर्स को होती है। तो जब ऑब्जेक्ट ऑफ और मोडस ऑपरेंडाई डिफाइन की जाती है तो उसमें जो पैटर्न ऑफ बिजनेस है, जो पैटर्न ऑफ ट्रांजैक्शन है, वो इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है कि वो जो इस्लामिक फिनांस की जो एक्टिविटी है बुनियादी तौर पर उन एक्टिविटीज को वो टच करता हुआ चले। तो मिसाल के तौर पे आप ये तय करते हैं कि साहब कोऑपरेटिव अपने मेंबर्स से डिपॉजिट मोबिलाइज करेगी, ये एक ऑब्जेक्ट है, और कोऑपरेटिव अपने मेंबर्स से डिपॉजिट मोबिलाइज कर सकती है। इसकी आज़ादी जो है कोऑपरेटिव के कानून में मौजूद है, इसके लिए उसको आरबीआई से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। कोऑपरेटिव ये तय कर सकती है कि हम अपने मेंबर्स को उनकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए कर्ज देंगे और उस कर्ज के बदले में हम एक सर्विस चार्ज जो है चार्ज करेंगे। वहां पे कैपिंग मौजूद है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अगर आप रजिस्टर करा रहे हैं तो वो ये बताती है कि आप मैक्सिमम इंटरेस्ट जो चार्ज कर सकते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप मिनिमम क्या चार्ज कर सकते हैं करेंगे, इस पे कोई कैपिंग नहीं है। तो जब आप ये डिफाइन करते हैं कि साहब आप जो है वो एक्चुअल कॉस्ट रिकवर करेंगे, तो इससे उसको कोई प्रॉब्लम रजिस्ट्रार को नहीं होता है। हाँ, अलबत्ता चूंकि ये बहुत कॉमन नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है उसको समझाने के लिए। इसलिए कि मुझे याद है कि जब हम कोशिश कर रहे थे यहाँ के प्रोमोटर ग्रुप के साथ अलबरका को रजिस्टर करने के लिए, तो खुद मैंने भी एक मीटिंग में शरीक होकर के यहाँ पे जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश की थी कि कैसे हम इकोनॉमिकली वायबल है ये करते हुए भी, और उनको यही समझाया था हमने कि देखिए जहां पर वो कोई हम मेंबर्स हैं,
हमारा एक ग्रुप है और हमने ये ग्रुप इसलिए बनाया है ताकि हम एक दूसरे की जरूरतों को समझते हुए म्यूचुअली ग्रो कर सकें। ये बैंक नहीं है ना, कि जहां हम एक दूसरे को जानते नहीं है, कुछ लोग हैं जो इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, बाकी सब कस्टमर और क्लाइंट है। नहीं, यहाँ पे हम एक ग्रुप है और हम ये समझते हैं कि जब हम अपने कंजम्पशन के लिए कर्ज ले रहे हैं तो हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम जो है वो कोऑपरेटिव को मुनाफा भी दे सकें। तो उस वक्त हम ये तय कर रहे हैं कि साहब जो एक्चुअल कॉस्ट होगी, क्योंकि हमारा ही इंस्टीट्यूशन है, तो जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगी वो हम अपने इंस्टीट्यूशन की भरपाई कर देंगे। और जब हम कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे और उससे कुछ मुनाफा होगा तो हम अपने इंस्टीट्यूशन को वो मुनाफा भी देंगे। तो ये कह करके सोसाइटी रजिस्ट्रार को कन्विंस किया गया और इस तरीके से एक्टिविटीज को कोऑपरेटिव के ऑब्जेक्ट में डिफाइन करके, आप हायर परचेज में डिफाइन करके, रेंटल बेस्ड सर्विसेज में डिफाइन करके, बिजनेस एक्टिविटी में जो है वो फाइनेंस अवेलेबल कराने की एक्टिविटी डिफाइन करके, इस तरह से ऑब्जेक्ट डिफाइन करके आप और ये एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। इवन सहूलत ने एक डेफिनेशन भी तैयार की है जो सहूलत के पैटर्न लेट निजातुल्लाह सिद्दीकी साहब ने उसको डिफाइन किया था कि कोऑपरेटिव इंटरेस्ट फ्री को किस तरह से डिफाइन करता है। तो उन्होंने इस तरीके से बताया कि कोऑपरेटिव जो है वो एक ग्रुप है लोगों का, और वो ग्रुप जो है अपना कुछ पैसा वहां जमा करता है जिससे अपनी वो लिक्विडिटी की जरूरतों को पूरा करता है विड्रॉल करके, और जब जरूरत होती है तो वो कर्ज लेता है और उस कर्ज की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट को बेयर करता है, और जो सिस्टम का रिस्क है और जो उसका बेनिफिट है वो उसको इस्तेमाल करता है। तो इसको भी अब जो नए बाइलॉज हम रजिस्टर करा रहे हैं नए कोऑपरेटिव्स, तो उसमें प्रियम्बल के तौर पर इस डेफिनेशन को भी हम उसमें बाइलॉज में दे रहे हैं। तो दिल्ली में अभी हमने एक कोऑपरेटिव रजिस्टर कराया, उसमें ये प्रियम्बल हमने दिया है। तो चूंकि ये मेंबर्स के दरमियान होने वाली एक्टिविटी है तो बेसिकली आपको कन्विंस करना होता है सोसाइटी रजिस्ट्रार को, और वो कन्विंस हो जाते हैं यूजुअली। तो उस तरीके से हम एक्टिविटी करते हैं। तो अगर कोई पॉलिसी मेकर या जो आप हमारी ऑडियंस भी देख रहे हैं, अगर वो आपसे जानना चाहे कि ये कितना सस्टेनेबल है, आप ये जो काम कर रहे हैं, सुनने में अच्छा लगता है कि आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आप सिर्फ उतना ही कॉस्ट रिकवर करते हैं मेंबर्स से जितना आपका एक्चुअल कॉस्ट आता है। तो लेकिन क्योंकि ये जाहिर सी बात है आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करते होंगे और आपके मेंबर्स की तादाद चंद सौ या चंद हज़ारों में होती होगी, तो ओवरहेड्स भी ज़्यादा आते होंगे। तो आपने एक चीज़ ये भी कही कि वो मार्केट कम्पिटिटिव भी होना चाहिए। तो ये जो आपने अपने लिए मैंडेट बना के रखे थे, उसमें कामयाबी आपको नज़र आ रही है, या आपको लग रहा है कि ये जब तक इसको कोई नेक सोल से उसको सपोर्ट करेंगे तब तक ही इस तरह की सोसाइटी चल सकती है? क्या इनहेरेंटली ये वायबल है कि नहीं है? देखिए, कम्युनिटी के दरमियान हम ये एडवोकेसी हमेशा से करते हुए आए हैं कि कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम ये एडवोकेसी कर रहे हैं कम्युनिटी के दरमियान कि कोऑपरेटिव जो है वो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है। जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है उनको कमर्शियल इंस्टीट्यूशन से अलग करके देखा जाए। कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस की एक इकोनॉमिक वायबिलिटी है, वो इकोनॉमिक वायबिलिटी उसके बिजनेस से ही अचीव की जा सकती है, किसी भी एक्सटर्नल फंडिंग के जरिए से उसको अचीव नहीं किया जा सकता। तो हमारा प्राइम गोल ये है कि हम ये साबित कर सकें कि ये इंस्टीट्यूशन सेल्फ सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशन है। उसी के लिए, यानी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए जो जो प्रोडक्ट्स डिजाइन किए गए हैं वो प्रोडक्ट्स इस तरह के हैं जहां पे आप सिर्फ कॉस्ट रिकवर करते हैं, और इस तरह के भी प्रोडक्ट्स हैं जहां पर कोऑपरेटिव्स कुछ रेवेन्यू जनरेट करती है, कुछ सरप्लस जनरेट करती है, जिसके जरिए से वो अपनी कॉस्ट को पूरा करती है। किसी भी बिजनेस की तरह ही कोऑपरेटिव का बिजनेस भी, जब भी कोई नई कोऑपरेटिव बनाई जाती है तो उसको सस्टेन करने में थोड़ा वक्त लगता है। किसी भी बिजनेस को बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है उसका, कि जिस दिन आप इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं उस दिन वो आपको प्रॉफिट अर्न करके नहीं देता, उस दिन वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होता, उस वक्त में आपको उसको सस्टेन करना होता है। लेकिन ग्रेजुअली जब बिजनेस उसका इंक्रीज करता जाता है तो वो स्लोली ब्रेक इवन को पहुंचता है और फिर कुछ सरप्लस क्रिएट करना शुरू करता है। अगर आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इनहेरेंटली
केपेबल है कि वो कुछ सरप्लस जनरेट कर सके। अब उनके सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, सही प्रोपोर्शन में उनको डिवाइस करने की, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, सही प्रोपोर्शन में जो है वो पोर्टफोलियो को डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो ये जो बिजनेस मैनेजमेंट जो है, उस मैनेजमेंट के ज़रिए से पोर्टफोलियो को मैनेज करके जैसे हमने एक बहुत ही वो बना रखा है एक स्टैंडर्ड कि साहब 100 यानी जो टोटल पोर्टफोलियो है कोऑपरेटिव का लोन का, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 70 और 30 में। 70% जो है वो माइक्रो फाइनेंस के लिए होगा, 30% लार्ज फाइनेंसेस के लिए होगा। 70% में भी जो 30% है, 70 का 30% वो डिमांड लोन पे सोसाइटीज आर टेक्निकली एक्सक्लूसिवली माइक्रो फाइनेंस के डेफिनेशन में नहीं आएंगी, बल्कि उसका स्कोप थोड़ा और भी होगा। वो अपने इस तरह के भी मेंबर्स को लेगी अपने पास जो माइक्रो फाइनेंस के डेफिनेशन में नहीं आते। आप यही कहना चाह रहे हैं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है कि जो लो इनकम ग्रुप है उसको सर्व करना है। सोसाइटी में ऐसे लोग जो पीछे छूट गए हैं उनको एम्पावर करना है। साथ ही साथ ये देखना है कि जो इदारा है वो कुछ जो जो इनहेरेंट रिस्क होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, उनको भी कर सके पूरा, अपने ग्रोथ की डिमांड को भी पूरा कर सके, है ना। अपने डेवलपमेंट की ज़रूरतों को, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, उसमें अपग्रेडेशंस होते हैं, उसकी कॉस्ट होती है, मैन पावर को ट्रेन करने की कॉस्ट होती है, इन सब चीज़ों को पूरा कर सके, उसके लिए उसको एक सरप्लस की ज़रूरत है। तो वो सरप्लस हासिल करने के लिए कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है जहाँ से वो कुछ हैंडसम इनकम जनरेट कर सके, ताकि इस तरह की ज़रूरतों को अपनी पूरा कर सके। तो ये जो पर्सपेक्टिव है इस तरह से डिवाइड करने का पोर्टफोलियो को, वो ये नहीं है कि हम दो तरह के सेगमेंट को कैटर करना चाहते हैं, बल्कि जो कोर आइडिया है इसके पीछे वो ये है कि सोसाइटी अपने लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सके। जो 70% पोर्टफोलियो है जिसको डिवाइड करते हैं कंजम्पशन और बिजनेस लोन, मुख्तलिफ तरह के बिजनेस लोन में, उसमें कोऑपरेटिव जो है सस्टेन करती है अपनी कॉस्ट को। तो आपका जो मैंडेट पे फोकस बताया उसको डाइल्यूट किए बिना ही जी, उसी के लिए ये सारी भी राइट। और जो दूसरा पोर्शन है 30% का, वो जो फ्यूचरिस्टिक ज़रूरतें हैं, जो अनफोर्सीन ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि किसी भी बिजनेस की तरह कोऑपरेटिव का भी वायबल होने का एक नेचुरल प्रोसेस है। 2 से 3 साल में वो वायबल हो जाती है। 600-700 मेंबर, एक्टिव मेंबर पहुंचते पहुंचते वो ब्रेक इवन अचीव कर लेती है। तकरीबन 2011 से 2010 से ये मूवमेंट शुरू हुआ है और हर साल नए कोऑपरेटिव्स बन रहे हैं। ग्रेजुअली ये तमाम कोऑपरेटिव्स जो है वो फिनेंशियली वायबल हो जाते हैं। कोई भी इंसिडेंट हमारा ऐसा नहीं है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कोई इदारा ऐसी सिचुएशन में पहुंचा हो, कोई ब्रांच ऐसी सिचुएशन पहुंची हो जहां पे उसको उसके ऑपरेशंस को कर्टेल करने की ज़रूरत महसूस हुई हो, या जो है उसको बंद करने की ज़रूरत हुई हो। पिछले 5 सालों में अगर मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा, अगर आप उसको स्क्रीनशॉट के तौर पे अगर वीडियो में शेयर कर सकें, तो आप ये देखेंगे कि पिछले 5 सालों में सिर्फ पैंडेमिक ईयर जो था 2019-20 का, उस साल में एक छोटा सा फ्लक्चुएशन है। अदरवाइज हर साल कोऑपरेटिव जो है वो 22 से 35-36% के दरमियान ग्रो कर रही है। यानी नंबर ऑफ ब्रांचेस के टर्म्स में भी, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज के टर्म में भी, डिपॉजिट बैलेंस के टर्म्स में भी, लोन पोर्टफोलियो के टर्म्स में भी। पिछले साल ही अभी जो अगर हम इसकी बात करें नेटवर्क की, तो तकरीबन 13 स्टेट में इसका नेटवर्क कायम हो चुका है। 52 कोऑपरेटिव है, रजिस्टर्ड लीगल एंटिटीज़ है, उनकी 106 ब्रांचेस हैं जो काम कर रहे हैं। 3 लाख से ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियरी फैमिलीज़ हैं। पिछले साल ही यानी जो फाइनेंशियल ईयर है जो अप्रैल में क्लोज हुआ है, 438 करोड़ रुपए का लोन है वो दिया गया है। तो आप उस रिपोर्ट को जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो हम हर साल जो है वो जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं उसमें 5 साल का डेटा यानी 5 साल की इंफॉर्मेशन होती है।
तो उसमें आपको एक ग्रोथ जो है वो अपवर्ड ग्रोथ ही नजर आएगी। तो मैं दो चीजें जो है वो प्रोमिनेंटली कह सकता हूँ। पहली चीज ये है, देखिए एक ये रजिस्टर्ड जो माइक्रो फाइनेंस दूसरे जो इदारे हैं हाँ, उसके सामने ये जो आप बता रहे हैं, तो वो किस तरह से है? ये इज इट ग्रोइंग मोर देन द मार्केट और इट इज इन सिंक विद द मार्केट? असल में मार्केट से कंपेयर करना ऐसा हो जाएगा जैसे हम एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एकदम अलग नीश है ये। इसमें दो चीजें हैं। कुछ लोग फेथ के जरिए के लिए भी जुड़ते हैं, कुछ लोग जो है अपनी ज़रूरतों के लिए भी जुड़ते हैं। तो हमारा मोटो ये है कि हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर लोगों को सर्व कर सकें, जो माइक्रो फाइनेंस बेनिफिशियरी हैं उनको सर्व कर सकें। आप जब स्टोरीज को देखते हैं सहूलत के एफिलिएटेड कोऑपरेटिव्स की, तो उसमें आपको बहुत अच्छी स्टोरीज जो है वो इस तरह की भी मिलती है कि एक आशाराम टेक्कर है जो एक कोऑपरेटिव की मेंबर है समाधान की नागपुर में, और वो जो है अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। या जो है वो एक तेलंगाना के शिवा की स्टोरी है जिसने अपना मोबाइल रिपेयर शॉप शुरू किया। इसी तरीके से जो है वो आ, यानी मुख्तलिफ स्टोरीज, आशा देवी की बिहार की स्टोरी है जिसने जो है अपने बच्चों को भी पढ़ाया, बिजनेस भी इस्टेब्लिश किया इस तरह के इस लोन से। तो बेसिकली इकोनॉमिक वायबिलिटी जो इस इंस्टीट्यूशन की है वो इसमें है कि आ, जो बात मैंने एकदम शुरू में भी कही थी कि जो इदारे हैं वो बहुत ही लोकलाइज्ड है। डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, शहर के लेवल पे बनाए जा रहे हैं। ये लोगों के साथ कनेक्ट बिल्ड करते हैं और लोगों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल जो इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है वो बहुत आसानी से इन इंस्टीट्यूशंस को मिल जाती है। और उसका एक ही सिंपल सा फलसफा है। वो सिंपल फलसफा ये है कि नीड बेस्ड सर्विसेज कोऑपरेटिव्स ऑफर कर रही हैं। प्राइसिंग जो है वो कॉम्पिटिटिव है। आशा को फेथ जो है वो मुतासर नहीं करता कि इंटरेस्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। आशा ये देखती है कि सर्विसेज आसान है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर वो किसी मार्केट के किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से कंपेयर करती हैं तो वो सर्विसेज उनको सस्ती महसूस होती है। तो यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से आउटरीच बढ़ता है और जो वायबिलिटी है वो अचीव किया। आपने बताया लोन पोर्टफोलियो 438 करोड़ का है, तो रीपेमेंट का परसेंटेज क्या है अभी? डिफॉल्ट होते हैं, एनपीएस कितना होता है? बहुत नेचुरल है, डिफॉल्ट होना ही होना है। कोऑपरेटिव में लोन्स को हम सिक्योर करते हैं, गोल्ड के जरिए से सिक्योर करते हैं, पोस्ट डेटेड चेक के जरिए से सिक्योर करते हैं, मेंबर्स की गारंटी के जरिए से सिक्योर करते हैं। तो एक बड़ा पोर्शन जो है वो लोन पोर्टफोलियो का सिक्योर होता है, वो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए से वो रिकवर हो जाएगा। फिर भी एनपीएस होते हैं, वो बहुत ही नेचुरल है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि उन एनपीएस को कवर करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है, जो कोऑपरेटिव है, वो इनफ सरप्लस जनरेट कर रही है कि वो प्रोविजनिंग उसकी कर सके। ये इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो फाइनेंस में जो एनपीए है वो तकरीबन 7% तक ये कहा जाता है कि कंसिडरेबल है, 7 to 8% तक। हमारे कोऑपरेटिव में भी ये वैरी करता है, जो यानी कि चूंकि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं तो बाज़ इंस्टीट्यूशन में ये 4.5% है, बाज़ इंस्टीट्यूशन में ये 7% है, बाज़ इंस्टीट्यूशन में 6% है। एवरेज जो हम निकालते हैं तमाम कोऑपरेटिव्स का तो 5.2% जो है वो इसका एनपीए है। मेन स्ट्रीम बैंकिंग में कितना होता है एनपीए? मेन स्ट्रीम बैंकिंग में कम है। मेन स्ट्रीम बैंकिंग में कम होता है इसलिए कि उस पर हम तबसरा नहीं करेंगे, बल्कि माइक्रो फाइनेंस में क्यों होता है इस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस में जो बेनिफिशियरी है उसका इनकम साइकिल बहुत स्टेबल नहीं होता। तो एनपीए का जो कैलकुलेशन होता है वो बेसिकली रीपेमेंट के डिले होने पे होता है कि आपका 30 दिन डिले हो गया तो पार 30 कैटेगरी में आ गया, फिर पार 60, पार 120, उसके बाद आप उसको बैड डेट में डाल देते हैं। तो ये बहुत साइंटिफिक प्रिंसिपल है उसका। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में होता यह है कि जब आपके बेनिफिशियरी का जो रीपेमेंट साइकिल है या जो इनकम साइकिल है वो बहुत स्टेबल नहीं है, तो आपको
उसको कंसिडर करना होता है अपने रीपेमेंट में। रीपेमेंट को आपको रिवाइज करना पड़ता है। अभी कैसा आपने देखा होगा कि पैंडेमिक के दौरान सभी का इनकम साइकिल डिस्टेबलाइज हो गया था, तो फिर वो मॉरेटोरियम का कॉन्सेप्ट आया। तो ये जो मॉरेटोरियम है ये हमारे कोऑपरेटिव के नेटवर्क में कॉन्टिन्यूअस साइकिल में है, बगैर किसी फीस के। हाँ बीमार हो गए, दुकान पे नहीं जा सके, बहुत ऑब्वियस इनकम नहीं होगी, तो आपको गुंजाइश उसके लिए पैदा करनी होगी कि साहब ठीक है, आपने 12 महीने के लिए लिया था, आप नहीं लौटा पा रहे, 16 महीने में और लौटा। पेनल्टी नहीं है कोई उसके ऊपर? पेनल्टी नहीं है, अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है तो करेक्ट करने के लिए कुछ पेनल्टी लगाई जा सकती है, उसका प्रोविजन है। बट वो जो है बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। तो इन जनरल ये होता है कि उसको यानी मौका दिया जाता है कि वो कुछ ऑन वक्त एक्सटेंड करके उसको रीपे करे। तो इस वजह से, लेकिन अब साइंटिफिक फॉर्मूला है, आपको कैलकुलेट करना ही है साहब, पार 30 में डालना ही डालना है उसको, अगर उस डेट में रीपेमेंट नहीं आया तो इस वजह से वो एनपीए वहां पे दिखाई देता है। बट एनपीए जरूरी नहीं है कि वो कोऑपरेटिव में बैड डेट, वो रिकवर होगा लेकिन कुछ वक्त के बाद होगा रिकवर। तो एक्चुअल रिकवरी इज मच हायर देन 95%, आप ऐसा कह रहे हैं? जी मतलब वो 98-99% तक भी जाती होगी मोस्ट सोसाइटीज में, मोस्ट इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। उसामा साहब, काफ़ी टाइम भी हो गया, हम लोग वक्त की किल्लत भी है। एक आखिरी सवाल के साथ हम अपनी गुफ्तगू को धीरे धीरे कंक्लूजन पर लाएंगे कि ये बहुत सारे लोग वो भी देख रहे होंगे जो जिनके पास ये जज्बा होगा कि वो कुछ करना चाहते हैं लो इनकम ग्रुप के लिए, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के लिए, ऐसे कुछ लोग साथ में आए। जी तो एक ऐसे ग्रुप को जो इस तरह की अगर कोई इंटरप्राइज शुरू करना चाहता है विथ अ सोशल इंटेंशन, तो उन लोगों को क्या क्या चीज़ें, एक चेकलिस्ट अगर उनको मिल जाए कि किस तरह से इस इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग को अप्रोच करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, और जनरली गलती कहाँ करते हैं, या स्टार्टिंग में कहाँ पर मसाइल पैदा होते हैं, तो कुछ चीज़ें रहनुमाई हो जाए तो आसानी हो जाए उन लोगों के लिए। जी, तो इसको हम 3 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। पहला इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन, दूसरा जो है वो कंप्लायंसेस, और तीसरा जो है वो बिजनेस प्लानिंग। तो अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो इंटरेस्टेड है कि साहब हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे भी फिनेंशियल इंक्लूजन के मसाइल हैं और हम अपने यहाँ कोऑपरेटिव बनाना चाहते हैं, तो पहली बात उनके लिए ये है कि हर स्टेट का अपना अलग कोऑपरेटिव लॉ है। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि उस कोऑपरेटिव लॉ में कोऑपरेटिव बनाने का क्या तरीका है। जनरली होता ये है कि एक प्रोमोटर ग्रुप विद सेम ऑब्जेक्ट वो ये तय करता है कि साहब हम एक कोऑपरेटिव बनाना चाहते हैं। वो उसके लिए एक एप्लीकेशन तैयार करता है। हर एक्ट का एक मॉडल बायलॉज होता है, उस मॉडल बायलॉज में वो अपने ऑब्जेक्ट को फ्रेम करता है। अगर इंटरेस्ट फ्री फ्रेम में उसको कोऑपरेटिव बनानी है तो वो सहूलत से असिस्टेंस मांग सकता है, सहूलत उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन करके उनको दे देगी। ये एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। ये एप्लीकेशन फाइलिंग के बाद का प्रोसेस ये होता है कि कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार बाज स्टेट्स में ये कहता है कि आप सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल मोबिलाइज करके आप सबमिट करिए। इसका चार्ज लेती है सहूलत इस तरह के प्रमोटर से? नहीं, सहूलत अपनी किसी भी सर्विसेज के लिए एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव और फ्यूचर में भी जो तमाम हैंड होल्डिंग के एफर्ट्स होते हैं जिसमें ट्रेनिंग बहुत ही प्रोमिनेंट है, फिनेंशियल असेसमेंट है। सहूलत ने एक बहुत यूनिक काम किया है कि कोऑपरेटिव के लिए एक स्टैंडर्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड, जिसको कहा जाता है वॉकू, यानी उसकी उसकी यूनियन है, क्रेडिट यूनियंस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो। उसने एक फिनेंशियल प्रूडेंस के लिए बेंचमार्क तय किया हुआ है जिसको पर्ल्स रेशियो कहा जाता है। सहूलत ने उसको कस्टमाइज किया है इंडियन बैकग्राउंड में, माइक्रो फाइनेंस के बैकग्राउंड में, और शरिया को भी उसमें इंक्लूड किया है। तो ये एक ऐसा टूल है जिसपे फिनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है और उसके इम्प्रोवाइजेशन के लिए सजेशंस और ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसपे सहूलत कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करता है। तो इन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए किसी भी प्रोमोटर ग्रुप या कोऑपरेटिव से सहूलत कोई चार्ज नहीं करती ये तो बहुत बड़ी खिदमत हो गई। जी। ये
इस मिशन का हिस्सा है कि हिंदुस्तान में ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने हैं जो लो इनकम ग्रुप को इक्विटी और जस्टिस की बुनियाद पर सर्व करें। तो जब आप एप्लीकेशन जमा कर देते हैं तो रजिस्ट्रार ये कहता है कि आपको सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स और सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल मोबिलाइज करना है, वो भी आप उनका केवाईसी वगैरह जमा करके वो सबमिट कर देते हैं। तो वो बाईलॉज में अगर कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी रेज करता है, उस पर आपको रिस्पॉन्ड करना है। एक वाइबिलिटी प्रोजेक्शन की रिपोर्ट होती है, वो आपको सबमिट करनी होती है। सेटिस्फाई करना होता है रजिस्ट्रार को कि आपका जो कंसर्न है वो बहुत जेन्युइन है, आपका जो पर्पस है वो बहुत जेन्युइन है जिसके लिए आप कोऑपरेटिव बनाना चाहते हैं, और आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप इस इंस्टीट्यूशन को जो आपने वायबिलिटी प्रोजेक्शन दिया उस पर रन कर सकते हैं। वो सेटिस्फाई होने के बाद रजिस्ट्रेशन दे देता है। दूसरा मरहला होता है ब्रांच के सेटअप करने का और मैन पावर को वहाँ पे डिप्लॉय करने का। तो मैन पावर के सिलसिले में हमने एक बहुत ही जनरल स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किया है कि हम मार्केट से मैन पावर जो है वो नहीं लेते हैं, यानी जो मार्केट का एक वो है क्राइटेरिया उस बुनियाद पर नहीं लेते हैं, बल्कि हम सिंपल ग्रेजुएट्स को लेते हैं जो बिजनेस मैनेजमेंट बैकग्राउंड का हो, अकाउंट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, और उसको फिर हम ट्रेन करके ब्रांच मैनेजर और मुख्तलिफ पोजीशंस के लिए तैयार करते हैं। तो ब्रांच एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो स्टेशनरीज, एसओपीज, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर या मैन पावर को हायर करना और उनकी ट्रेनिंग, खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इनिशियली फॉर्म होता है बोर्ड कोऑपरेटिव के प्रमोटिंग ग्रुप्स के दरमियान, उनको एम्पावर करना कि वो कोऑपरेटिव को इफेक्टिवली रन कर सके। ये दूसरा मरहला होता है। तीसरा मरहला जो है वो उसके लिए एक बिजनेस प्लान डेवलप करना, और कि वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, नेक्स्ट 6 मंथ्स में, नेक्स्ट 1 ईयर में क्या काम करेंगे और उनको मॉनिटर के इंडिकेटर्स पे किया जाएगा, ये काम। और फिर सहूलत का स्टाफ जो है वो डायरेक्ट हेड ऑफिस से इस नई ब्रांच को वो मॉनिटर करता है कि वो उस बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंगली वो चल रहे हैं या नहीं। तो ये एक्टिविटी है जो सहूलत उसके साथ करता है, और इनिशियली जो है वो इन्हीं चीज़ों को प्रोमोटर ग्रुप को करना होता है ताकि वो इंस्टीट्यूशंस बना सके और इंस्टीट्यूशन को चला सके। तो इसमें जो एफर्ट है किसी भी प्रोमोटर ग्रुप की तरफ से इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए वो इतना है कि जो लोकल रिसोर्सेज हैं उन लोकल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने में, फॉर्मेशन के दरमियान भी और पोस्ट फॉर्मेशन भी वो उसमें एक्टिवली इंगेज हो। लोकल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए जो कोऑपरेटिव का बिजनेस मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनली हैंडल किया जाएगा, जो एम्प्लॉयज़ है वो हैंडल करेंगे, और सहूलत जो है वो उसमें सपोर्ट करेगा कि वो उन दोनों के दरमियान का जो बैलेंस है उस बैलेंस को मेंटेन करें। तो बहुत शुक्रिया उसामा साहब, बहुत तफसील से हमको इस पूरा पैराडाइम समझाने के लिए। और जिस तरह से आपसे बात की तो हमको बहुत उम्मीद नज़र आ रही है कि जिस तरह से कंटिन्यूसली सहूलत ग्रो कर रही है, अपने इंस्टीट्यूशंस बढ़ा रही है, अपने मेंबर्स बढ़ा रही है और एक पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, तो हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं और आपके हक़ में ये बेस्ट विशेस भी देते हैं कि आपकी ये जो मूवमेंट है इसी तरह मिशन ग्रो करता रहे, लाखों करोड़ों लोग आपसे जुड़े और हम वाकई में जो इस मुल्क का बड़ा जो लो इनकम ग्रुप, अंडर प्रिविलेज ग्रुप है, उनको उनके परेशानियों से निकाल सके और उनको भी एक अच्छा डिग्निफाइड लाइवलीहुड और लिविंग दे सके, उसकी कोशिश में हम सब जारी रहे। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम का। हम आगे भी इस तरह के एपिसोड्स लाते रहेंगे। आप ज़रूर ये एपिसोड कैसा लगा उसके बारे में हमको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कमेंट करके बता दे रहे हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।